नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 के लिए, वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट। जी, अंग्रेजी का मॉडल सेट। बच्चों, इससे पहले हमारे चैनल पे अंग्रेजी के 8 मॉडल सेट्स अवेलेबल हैं। उन 8 मॉडल सेट्स को देखने के बाद आज 9वें मॉडल सेट्स को देखें। मुझे उम्मीद है कि ये सभी मॉडल सेट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो आइए मॉडल सेट नंबर 9 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, पूछ रहा है कि ही इज रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रहा है। रिटेन, जो लिखित है, किसके द्वारा? रेमंड मर्फी के द्वारा। बच्चों, आपको पता है ना कि जब कोई कार्य किसी सजीव साधन के द्वारा होता है तो प्रेपोजिशन के रूप में बाई आता है, और जब कोई कार्य किसी निर्जीव साधन के द्वारा हो तब प्रेपोजिशन के रूप में विथ आता है। तो चूंकि रेमंड मर्फी जो है ना, सजीव है, एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, अतः हम इसके पहले बाई करेंगे। तो ही इज रीडिंग अ बुक रिटन बाई रेमंड मर्फी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एंटोनिम ऑफ डिजास्टर। बच्चों, डिजास्टर का एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो बच्चों, डिजास्टर का मतलब होता है, जी, डिजास्टर का अर्थ होता है आपदा। तो बच्चों, मिसफॉर्च्यून का मतलब भी वही होता है, कैलेमिटी का मतलब भी वही होता है, मिसहैप का मतलब भी वही होता है। तो एंटोनिम का, सॉरी, डिजास्टर का एंटोनिम बच्चों यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि या उन्नति। जी, तो डिजास्टर का एंटोनिम प्रॉस्पेरिटी हुआ। बच्चों, अगले 1-2 दिनों में आप परीक्षा भवन में होंगे, तो परीक्षा भवन में जाने से पहले हमारे चैनल पे आइए, और ये नवा मॉडल सेट है। सभी मॉडल सेट को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंग्रेजी अच्छी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टेररिस्ट वाज। जी, आतंकवादी को फांसी पे लटका दिया गया। तो बच्चों, फांसी पे लटकाना की अंग्रेजी हैंग होती है, और हैंग जो होती है, चूंकि ये वाज है, तो वाज के बाद हमें क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करना है। तो बच्चों, हैंग का तीसरा रूप हंग भी होता है, हैंग्ड भी होता है। तो जब किसी को फांसी पे लटकाया जाता है ना, तब हैंग का तीसरा रूप हैंग्ड होता है। लेकिन जब आप किसी कपड़े को लटकाएंगे ना धूप में सूखने के लिए, तो वो हंग होता है। तो याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाते हैं तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है, अतः तीसरे का बी होगा, द टेररिस्ट वाज हैंग्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनोज परचेज्ड अ बुक। मनोज ने एक किताब खरीदी, और यहाँ पे ए पेन है, एक बुक भी खरीदी और एक पेन भी खरीदी, तो बोथ होगा नहीं, एनी होगा नहीं। अब आप फंसेंगे कि बिसाइड करें कि बिसाइड्स करें। गौर कीजिएगा बच्चों, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जी, ये जो बिसाइड देख रहे हैं ना, सी नंबर, इसका मतलब होता है के बगल में, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो सेंटेंस पे आइए, मनोज परचेज्ड अ बुक। मनोज ने एक किताब खरीदी, बिसाइड्स अ पेन, यानी पेन के अलावा मनोज ने एक किताब भी खरीदी। तो के अलावा के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, अतः 4 का डी होगा। 5वां गौर करेंगे, हार्डली खाली स्थान आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन, यानी अभी मैं घर से बाहर निकला भी नहीं था कि बारिश शुरू हो गई। ये हार्डली है ना बच्चों, ये एडवर्ब है, और जब किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है ना, तो वह इनवर्जन लेता है। इनवर्जन कहने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के पहले आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो गौर कीजिए बच्चों, चूंकि यहाँ पे स्टार्टेड है, तो बच्चों, और ये देखिए इट बिगेन टू रेन, बिगेन क्या है? सेकंड फॉर्म में है, अतः ये पार्ट जो है, जो पार्ट है, ये पास्ट में है, तो ये पार्ट भी बच्चों पास्ट में होना चाहिए। तो चूंकि हैव प्रेजेंट को मार्क करता है, हैज भी प्रेजेंट को डिनोट करता है, तो पास्ट को डिनोट यहाँ पे डिड कर रहा है, और बच्चों हैड कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे स्टार्टेड जो है ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है, अतः यहाँ हैड सुटेबल होगा। हार्डली हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन, यानी घर से मैं मुश्किल से ही निकला था कि बारिश शुरू हो गई। बच्चों, हार्डली के बाद डिड भी पॉसिबल है, हार्डली के बाद हैड भी पॉसिबल है, लेकिन चूंकि यहाँ स्टार्टेड है
ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है जो डिड के साथ नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हैड सही होगा। हार्डली हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। एक चीज और मैं सिखाऊं आपको कि हार्डली जो है ना ये व्हेन के साथ पेयर बनाता है। जी, हार्डली जो है ये व्हेन के साथ पेयर बनाता है। तो परीक्षाओं में अक्सर यहाँ पे देन दे देता है, तो देन हटा करके आप व्हेन करेंगे। नंबर 6 देखिए, नो सूनर। बच्चों ये भी क्या है, एडवर्ब है। नो सूनर डिड ही फिनिश द वर्क, यानी उसने भी काम समाप्त ही नहीं किया था कि वह क्या हो गया, सो गया। यानी ज्यों ही उसने काम समाप्त किया वो सो गया। तो देखिए बच्चों, नो सूनर है तो नो सूनर है, ये डिड है, डिड के बाद ये V1 है। तो नो सूनर का पेयर जो बनता है ना, देन से बनता है। याद रखिए, हार्डली का पेयर बनता है व्हेन से, लेकिन नो सूनर का पेयर जो बनता है ना ये देन से बनता है। तो जब भी बच्चों वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगी तो दूसरे क्लॉज की शुरुआत आप देन से करेंगे। कैसे करेंगे, देन से करेंगे। नंबर 7 देखिए, स्पीक स्लो, धीरे धीरे बोलो। लेस्ट यू वेक अप द बेबी, धीरे धीरे बोलो जिससे कि बच्चा जग न जाए। तो बच्चों जो लेस्ट देख रहे हैं ना, लेस्ट के बाद भी जब भी सब्जेक्ट दिखे, जैसे यहाँ पे यू है, तो फिर आप मॉडल वर्ब के रूप में केवल शुड लाइएगा। जी, जब भी आपको लेस्ट दिखे, लेस्ट के बाद एक सब्जेक्ट दिखे और उस सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी हो तो आंखें मूंद करके शुड लाएंगे। जब भी लेस्ट दिखे आप शुड लाइए, अतः 7 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिस फोन इज इंफीरियर खाली स्थान दैट फोन, यानी यह फोन जो है उस फोन से इंफीरियर है, मतलब खराब क्वालिटी की है। तो बच्चों इंफीरियर जो है ना ये एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन के रूप में टू लगता है। जी, ये जितने ओ आर वाले होते हैं ना, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब जो होते हैं ना बच्चों प्रेपोजिशन के रूप में है ना, वो प्रेफर जो होता है, प्रेफरेबल जो होता है, ये हमेशा अपने साथ टू लेते हैं, अतः 8 का ए होगा। 9 कह रहा है इट इज हाई टाइम चंपा। देखिए बच्चों, जब भी आपको इट इज हाई टाइम दिखे, क्या दिखे, इट इज हाई टाइम दिखे और उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो तो फिर क्रिया का आप सेकंड फॉर्म लाएंगे। याद रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में इट इज हाई टाइम दिखे, क्या दिखे, इट इज हाई टाइम, और इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो यहाँ पे कॉल्ड हो जाएगा। इट इज हाई टाइम चंपा कॉल्ड मी, यानी चंपा को मुझे फोन करना चाहिए था, देर हो रही है। नंबर 10 देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर USA बाई एयर, यानी द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों वह हवाई जहाज से या वायु मार्ग से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। जब भी बच्चों USA होता है ना तो इसमें आर्टिकल के रूप में हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ खास देश होते हैं जैसे USA होता है, USSR होता है, UK होता है, द नीदरलैंड्स होता है, द फिलीपींस होता है, द वेस्ट इंडीज होता है। तो इन देशों के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अतः 10 का सी हो जाएगा। बच्चों 11 कह रहा है कि ईच मैन एंड ईच वुमन खाली स्थान राइट्स टू वोट, यानी प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को वोट करने का अधिकार है। गौर कीजिएगा, ये एंड है बच्चों, और एंड से हमने मैन और वुमन को क्या किया है, जोड़ा है। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है और कंजंक्शन से हमने 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा है। तो जब भी बच्चों एंड से 2 सिंगुलर नाउन्स को आप जोड़ते हैं और उन दोनों में से दोनों के पहले या दोनों में से किसी एक के पहले भी ईच आ जाए, क्या आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नो आ जाए, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए यहाँ पे हैज होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि एंड से 2 सिंगुलर नाउन्स को आपने जोड़ा है और उन दोनों के पहले या दोनों में से किसी एक के पहले भी ईच आए, एवरी आए या नो आए ना, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है, तो 11 का डी हैज करेंगे। 12 देखिए, कालिदास इज खाली स्थान शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। तो बच्चों यहाँ पे शेक्सपियर का प्रयोग जी कॉमन नाउन के रूप में हुआ है, और जब भी किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि वो शेक्सपियर नहीं है, कालिदास शेक्सपियर नहीं है,
लेकिन जो स्थान शेक्सपियर को पश्चिमी दुनिया में प्राप्त है वहीं स्थान भारत में कालिदास को प्राप्त है। अतः यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, अतः शेक्सपियर का प्रयोग यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में हुआ है। तो कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, 12 का सी होगा। 13 कहता है सी लव्स टू वेयर एक्सपेंसिव, यानी वह महंगे गहने पहनना पसंद करती हैं। बच्चों जो ज्वेलरी देख रहे हैं ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। ज्वेलरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, आपको पता ही है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन भी नहीं करते और उसका प्लुरल भी नहीं करते। तो यहाँ पे ए लगा है, होगा नहीं, एन लगा है, होगा नहीं, और इसका प्लुरल ज्वेलरीज होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा। सी लव्स टू वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। तो बच्चों ज्वेलरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए एन भी नहीं करोगे और इसमें एस और ई एस भी नहीं जोड़ोगे। जैसे न्यूज़ होती है, इंफॉर्मेशन होता है, बैगेज होता है, लगेज होता है, एडवाइस होता है, पोएट्री होती है, सीनरी होती है, तो वैसे ही बच्चों ज्वेलरी भी है। अतः ज्वेलरी में ना तो आप ए एन लगाओगे इसके पहले, ना ही इसका प्लुरल करोगे, अतः 13 का ए होगा। नंबर 14 कह रहा है कि द मंकीज सिटिंग ऑन द वॉल, यानी हम उन बंदरों की बात कर रहे हैं जो सिटिंग ऑन द वॉल, जो दीवार पे बैठे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दीवार नहीं है, मंकीज हैं। तो मंकीज क्या है, प्लूरल है, तो हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। द मंकीज सिटिंग ऑन द वॉल। देखिए बच्चों ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद द वॉल क्या आया है, इस प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये सिटिंग क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, और इसके पहले क्या आया है, मंकी। तो मंकी क्या है, सब्जेक्ट है, तो मंकीज प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। नंबर 15 कह रहा है आई वॉज रियली सरप्राइज्ड खालिस्तान हर रूड बिहेवियर, यानी उसके खराब व्यवहार पे मैं सचमुच में सरप्राइज्ड था। तो जब भी सरप्राइज्ड होता है ना बच्चों, ये प्रेपोजिशन के रूप में एट लेता है, क्या लेता है, एट लेता है, अतः 15 का ए सही होगा। जब भी बच्चों सरप्राइज्ड हो, अमेज्ड हो, प्रेपोजिशन के रूप में एट लेगा, 15 का ए सही होगा। 16 देखिए, ये देखने वाली बात है बच्चों, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। जब भी बच्चों लुक फॉरवर्ड हो, ठीक है ना, जब भी लुक फॉरवर्ड हो, अकस्टम्ड टू हो, इज यूज्ड टू हो ना, तो उसके बाद जब भी क्रिया आएगी वो चौथे रूप में होती है जी। तो लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे टू को मैंने हटा दिया, यहाँ कर दिया है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद सींग करेंगे, क्योंकि आपको आदत है कि टू के बाद आप V1 करते हैं, यानी इन्फिनिटिव का रूप देते हैं। लेकिन ये जो टू है ना, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग होता है। अतः जब भी आपको लुक फॉरवर्ड टू दिखे जी, जब भी आपको लुक फॉरवर्ड टू दिखे ना, उस टू के बाद क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे, अतः 16 का सी सही होगा। 17 कह रहा है सी परफॉर्म्ड वेल एट द फंक्शन, यानी फंक्शन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, यानी बढ़िया परफॉर्म किया। तो आपको बताना ही, जो वेल है ना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या कंजंक्शन है। देखिए बच्चों वेल कर क्या रहा है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड क्या है, वर्ब है। तो उन्होंने परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, बढ़िया परफॉर्म किया। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों, परफॉर्म वर्ब को, यानी वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करे, जो क्वालिफाई करे, या जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वो एडवर्ब होता है। तो वेल का प्रयोग सी के लिए नहीं हुआ है, परफॉर्म्ड के लिए हुआ है। परफॉर्म्ड वर्ब है और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, अतः 17 का सी सही होगा। 18 देखे बच्चों, 18 कह रहा है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्वेश्चन टैग का नियम समझते ही हैं। अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और अगर आपका कथन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो नथिंग के आ जाने से, या जो आपका कथन है ना नेगेटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये दो नेगेटिव है, हटा दीजिए, बच गया इज इट और आर दे। तो चूंकि इज है तो क्या हो जाएगा, इज, और नथिंग के लिए सब्जेक्ट क्या आता है, इट, तो इसका सही जवाब होगा इज इट। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज इट, यानी दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, 18 का ए होगा। 19 कह रहा है ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेसक्राफ्ट इज कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो स्पेसक्राफ्ट में, मतलब अंतरिक्ष में जो जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट से ट्रैवल करता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। तो हो जाएगा एन एस्ट्रोनॉट, क्या होगा, एन एस्ट्रोनॉट, यानी एन एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेसक्राफ्ट। अतः
19 का बी होगा। बच्चों 20 कह रहा है द बर्गलर वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। बच्चों ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, यानी किसी को हाय सुख पीटना, निर्दयता पूर्वक पीटना। तो बर्गलर का मतलब होता है सेनफोरवा, तो सेनफोरवा को हाय सुख पीटा गया, तो ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनता है और इसका मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, अतः 20 का बी हो जाएगा। 21 कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनना है जेन्युइन। तो जेन्युइन की सही स्पेलिंग होती है GENUINE, अतः 21 का ए सही होगा। बच्चों 22 गौर कीजिए, चंपा इज गोइंग टू इंग्लैंड फॉर। चंपा जो है ना वो इंग्लैंड जा रही है, किस लिए? फार्दर स्टडीज की फर्दर स्टडीज। तो बच्चों डिस्टेंस की बात करनी होती है ना, डिस्टेंस की बात करनी होती है तो फार्दर आता है, लेकिन डिस्टेंस के अलावा किसी अन्य चीज की बात करनी होती तो फर्दर आता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? फर्दर। चंपा इज गोइंग टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज। यहाँ पे फर्दर का मतलब हुआ आगे की, यानी आगे की पढ़ाई करने के लिए चंपा इंग्लैंड जा रही है, अतः दूरी की बात नहीं हो रही है। तो दूरी की बात नहीं हो रही है तो फार्दर नहीं होगा, यहाँ पे फर्दर होगा, अतः 22 का बी होगा। 23 कह रहा है कि लेट खाली स्थान डू माई वॉक। बच्चों लेट क्या है? वर्ब है। लेट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो आई चूंकि आई क्या है? सब्जेक्टिव है, ये होगा नहीं। ये माई क्या है? पजेसिव है, होगा नहीं। माइन क्या है बच्चों? प्रोनाउन है, होगा नहीं। तो यहाँ पे पजेसिव केस में कौन सा प्रोनाउन है? मी। अथवा याद रखिएगा लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन लाना हो ना, वह प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अतः 23 का बी होगा। बच्चों 24 कह रहा है कि हर हाउस इज खाली स्थान फ्रॉम द स्टेडियम। उसका घर जो है ना स्टेडियम से दूर है। मैंने कहा ना कि दूरी बताने के लिए फार्दर का प्रयोग करते हैं। किसका? फार्दर का। तो ये हो जाएगा कि हर हाउस इज फार्दर फ्रॉम द स्टेडियम, यानी उसका घर जो है ना स्टेडियम से ज्यादा दूर है। तो दूरी बतानी हो फार्दर, कोई अन्य चीज बतानी हो फर्दर, अतः 24 का बी होगा। 25 कह रहा है व्हाई डोंट यू डिवोट योर लाइफ। बच्चों डिवोट जो है ना इसके बाद प्रेपोजिशन के रूप में टू आता है। व्हाई डोंट यू डिवोट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति की सेवा में आप अपने जीवन को अर्पित क्यों नहीं कर देते हो। 26 कह रहा है हैंड राइटिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, यानी वह लिखावट जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चों इलेजिबल कहते हैं। गौर कीजिएगा, लेजिबल जो आसानी से पढ़ा जा सके, ऑडिबल जो सुना जा सके, इनऑडिबल जो नहीं सुना जा सके, एंड इलेजिबल जो पढ़ा नहीं जा सके, अतः 26 का बी होगा। अब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, सुनिए। ए पिंच ऑफ सनफ इज ए पिंच ऑफ सनफ क्या है बच्चों? शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, याद रखेंगे। 27 का सी। 28 कह रहा है कि सीबी वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल इन, यानी सीबी बच्चों रंगे हाथ पकड़ा गया था। किस क्लास में? फिजिक्स नहीं, मैथ्स नहीं, इथिक्स यस। तो बच्चों 28 का सी होगा, सीबी वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल इन इथिक्स क्लास, यानी वो इथिक्स के क्लास में वो पकड़ा गया था, अतः 28 का सी। 29 कह रहा है विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द रिवार्ड्स, यस, वन ऑफ द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था का एक रिवार्ड्स होता है माता के घर जाना। 29 का ए होगा। पनिशमेंट नहीं, कस्टम्स नहीं, हैबिट्स नहीं, रिवार्ड्स होता है। 29 का ए होगा। 30th कह रहा है खाली स्थान इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, यानी मृत व्यक्ति की स्मृति में जो उनके कब्र पे जो इंस्क्रिप्शन होता है ना उसको क्या कहते हैं? एपिटाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एन एपिटाफ। तो 30 का ए होगा। 31 कह रहा है रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। पर्लेस बक कहती हैं बच्चों कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी धर्म जो होता है ना भारत के जीवन में, भारत के लोगों के जीवन में हमेशा मौजूद रहता है। 31 का डी होगा। 32 कह रहा है कमला दास नोटिस्ड खाली स्थान बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएम में कमला दास अपने बेडरूम के पीछे क्या नोटिस करती हैं? डॉग। क्या नोटिस करती हैं बच्चों? डॉग। तो कमला दास नोटिस्ड अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। 33rd कहता है कि जॉन डन सेज दैट द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर, यानी जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो
में कहते हैं कि सूर्य के पास न तो डिजायर है और न ही बच्चों सेंस है। जॉन डन सेज दैट द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस, अतः 33 का सी होगा। बच्चों 34 कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड फीबल स्टैंड फॉर। फीबल का मतलब क्या होता है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में देखिए, फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर। जी बच्चों, फीबल का मतलब होता है कमजोर। 34 का डी। 35 कह रहा है द पोएट पिक्ड अप, यानी पोएट ने उठाया, टू किल द स्नेक, सांप को मारने के लिए पोएट ने क्या उठाया? ए लॉग। जी, लकड़ी का लट्ठा उठाया, लॉग उठाया। एक्स नहीं, एस्पियर माने भाला नहीं, शोर्ट तलवार नहीं, जी ए लॉग मतलब लाठी उठाई। 35 का ए होगा। बच्चों 36 कह रहा है ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द वॉच डॉग। बच्चों वॉच डॉग का मतलब होता है पहरेदार, यानी एक फ्री और फेयर प्रेस जो होता है ना, वो पहरेदार होता है। किसका बच्चों? डेमोक्रेसी का। अतः 36 का बी होगा। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। 36 का बी होगा। 37 कह रहा है द ईयर खाली स्थान मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ईयर जो है ना वो ओल्ड इंग्लिश के एंड को मार्क करती है। तो 1066 1066 ईस्वी को ओल्ड इंग्लिश का समापन माना जाता है, अतः 37 का ए होगा। और याद रखिएगा बच्चों, आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड, तीनों पीरियड के ईयर को आप जरूर याद कर लेंगे। 38 कह रहा है कि द पीपल ऑफ खाली स्थान बिलोंग टू द कॉकेजन रेस। आपको बताना है कि निम्न में से कहाँ के लोगों का संबंध कॉकेजन रेस से है, इंडिया का। परलेसबर्ग का कहना था कि द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू द कॉकेजन रेस। 38 का बी हो जाएगा। बच्चों 39 कह रहा है कि द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज 27 ईयर्स। ये भी परलेसबर्ग का कहना है। द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज 27 ईयर्स, यानी भारत में लोगों की जो औसत आयु थी ना वह मात्र 27 साल थी। 39 का ए हो जाएगा। 40 गौर कीजिए, हु एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हैंस, यानी किसने बेंजी को मुर्गी पालने का सलाह दिया? तो डॉक्टर ने। किसने बच्चों? डॉक्टर ने बेंजी को सलाह दिया था मुर्गी पालो। तो 40 का ए होगा। 41 कह रहा है केकीएन दारूवाला कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स। केकीएन दारूवाला ने अपने नवजात शिशु को आग के हवाले किया था। कितने वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले बच्चों? 20 वर्ष पहले। अतः 41 का सी हो जाएगा। जी, 20 साल पहले केकीएन दारूवाला ने अपने नवजात शिशु को आग के हवाले कर दिया था। 42 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जनता का मालिक नहीं बल्कि जनता का सेवक है? स्टेट। कौन बच्चों? स्टेट। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर देखिए। सरकार जो होती है ना वह जनता की मालिक नहीं होती है बल्कि जनता का सेवक होती है। 42 का ए होगा। 43 है बच्चों, अकॉर्डिंग टू लोमो व्हिच डॉग इज पग जॉड। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कुत्ता जो था ना वो पग जॉड था, मतलब मुंह टेढ़ा था, लीप। जी बच्चों, लोमो ने किस कुत्ते को मुंह टेढ़ा कहा था? लीप को। आप लीप किसका कुत्ता था याद रखिएगा। गेस किसका कुत्ता था याद रखिएगा। गेस कितने में खरीदा गया था, लीप कितने में खरीदा गया था, ये सब आप याद रखेंगे। आइए 44 नंबर देखते हैं। 44 कह रहा है बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड सन्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने पुत्र थे? 4। कितने बच्चों? 4। आइए ड्रीम पढ़िएगा तो पता चलेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड 4 सन्स। 45 कह रहा स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉफ ऑन ए डे। आपको बताना है सांप जो पानी पीने के लिए आया था, रेनी डे में आया था, कोल्ड डे, चिली डे या हॉट डे? बच्चों हॉट डे को। जी, हॉट डे को। जी, वो हॉट डे में पानी पीने को आया था। अतः 45 का बी हो जाएगा। 46 कह रहा है कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा कौन है? इंग्लिश। मैं फिर याद दिला दूं, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश, पासपोर्ट टू जॉब्स इंग्लिश, ट्रेड एंड कॉमर्स की भाषा इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा इंग्लिश, संसार में सबसे व्यापक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी। तो 46 का भी ए होगा, इंग्लिश। 47 कह रहा है कि द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड द र्यूनिक अल्फाबेट। बच्चों एंग्लो सेक्शंस जो 449 ईस्वी में
है ना, हमला बोले थे इंग्लैंड पे, तो वो किस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते थे? र्यूनिक अल्फ़ाबेट का। किसका बच्चों? र्यूनिक अल्फ़ाबेट का। 47 का सी हो जाएगा। 48 कह रहा है कि which language is much younger than संस्कृत। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत से बहुत छोटी है? इंग्लिश। बच्चों अंग्रेजी जो है ना मात्र 1500 साल पुरानी भाषा है और संस्कृत का तो कोई अता पता नहीं है। याद रखिएगा, अंग्रेजी जो है ना मात्र 1500 वर्ष पुरानी भाषा है और आप जिस अंग्रेजी को बोलते हो मॉडर्न इंग्लिश, ये सिर्फ 500 साल पुरानी भाषा है। 49th कह रहा है चौसर एंड गावर वेयर द राइटर्स ऑफ। बच्चों चौसर और गावर मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर्स थे। किस पीरियड के? मिडिल इंग्लिश पीरियड के। अतः 49 का बी होगा। चौसर एंड गावर वेयर द राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। और आज का अंतिम प्रश्न है, इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू। भारतीय अंग्रेजी जो है ना किस अंग्रेजी के बहुत करीब है? चूंकि बच्चों हम इंग्लैंड के कॉलोनी रहे थे, चूंकि हम ब्रिटेन के कॉलोनी रहे थे, तो हमारी अंग्रेजी जो है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश के ज़्यादा क्लोज है। अतः 50 का बी होगा। इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश। तो आज की वीडियो के ये 50 प्रश्न। मैं एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि हमारे चैनल पे अंग्रेजी के 9 मॉडल सेट अवेलेबल हैं। आप 9 मॉडल सेट्स को परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देखें। ये 9 मॉडल सेट्स आपके बहुत काम आएंगे और आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोले जय हिंद।